हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल माय लवली लर्नर्स। आप सभी को स्टडी ब्रेन्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक सब टॉपिक है, जीन थेरेपी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा एक सब टॉपिक जीन क्लोनिंग के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस में ये दिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक हो जेनेटिक इंजीनियरिंग का, चाहे वो वैक्सीन्स हो, जीन क्लोनिंग हो, जीन थेरेपी हो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो आपको क्या करना है, वीडियो बिना स्किप किए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी है। बीच में अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आप मिस कर जाओ जो इम्पॉर्टेंट हो। तो आपको वीडियो पेशेंटली पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि मेरा कंटेंट आपको सच में पसंद आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको एक आइडिया आ गया होगा। मतलब जीन का कुछ थेरेपी करना, एग्जैक्टली ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसका यूज़ करके हम कोई भी जेनेटिक डिजीज़ को हम परमानेंटली ओवरकम कर सकते हैं। मतलब क्योर करने के लिए, जेनेटिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए परमानेंटली जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अब आप पूछोगे कैसे जीन थेरेपी का यूज़ करके हम परमानेंटली जेनेटिक डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, हम सभी के बॉडी में बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जीन्स। तो हर एक जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट होते हैं। उस न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोटीन उस जीन के प्रोड्यूस करें और कौन से हार्मोन उस जीन के प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोड्यूस हम सभी के बॉडी में होता है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो ये इंसुलिन ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए जो उसका इंसुलिन जीन है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐसे अरेंज होने चाहिए कि हाँ, अगर ऐसे अरेंज हो तो ही वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। अगर इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया तो वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसे ही कोई भी जीन उसका एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट होते हैं। उस अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि जीन के अंदर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर जीन सीक्वेंस, ठीक है, जीन सीक्वेंस। तो अब अगर कोई भी प्रोटीन या हार्मोन को प्रोड्यूस करना है तो उसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तभी वो होगा। अगर इधर उधर उसका अरेंजमेंट बिगड़ गया तो वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो होता क्या है कि हम सभी के बॉडी में म्यूटेशन होती है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम सभी के, ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम सभी के बॉडी में म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन में होता क्या है कि हमारी जो जीन है उसमें म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन में होता क्या है कि जो हमारे जीन के अंदर के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो शफल हो जाते हैं, मतलब इधर उधर उसके अरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो करेक्ट सीक्वेंस होती थी न्यूक्लियोटाइड्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस वजह से कोई भी प्रोटीन या फिर हार्मोन को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ गई, इनकरेक्ट सीक्वेंस हो गया। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो मतलब सीक्वेंस है, इनकरेक्ट जीन का सीक्वेंस है, उसको कट करके निकाल के और उसको रिप्लेस कर देते हैं करेक्ट सीक्वेंस के साथ। तो जब करेक्ट सीक्वेंस लग जाती है जीन में, मतलब हमारे डीएनए में, तो उसकी स्पेसिफिक प्रोटीन या हार्मोन वो फिर से प्रोड्यूस करने लगती है। तो इस तरीके से जो जेनेटिक डिजीज़ है वो हमारी परमानेंटली क्योर हो जाती है। ये है जीन थेरेपी। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि कोई भी जीन का सीक्वेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हमें कैसे पता, साइंटिस्ट को कैसे पता? तो उसका आंसर ये है कि एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट करके रखा है, एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट तैयार करके रखा है जीन के सीक्वेंस का। उसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में बन के तैयार हो गया था, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके पूरे दुनिया भर के कुछ लोगों के सैम्पल्स को टेस्ट किया, और उस सैम्पल्स को टेस्ट करके उसके जो जीन्स हैं उसको सीक्वेंस किया गया। मतलब कि हम सभी के बॉडी में जितने भी जीन्स हैं
वो सारे के सारे जीन्स को सीक्वेंस किया। सीक्वेंस का मतलब उसके मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट को रीड किया, उसको स्कैन किया। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा इस प्रोजेक्ट में कि हम सभी के बॉडी में कुछ कॉमन जीन्स हैं और कुछ यूनिक जीन्स भी पाए जाते हैं। कॉमन जीन्स का मतलब जैसे हम सभी के बॉडी में इंसुलिन पाया जाता है, हम सभी के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है। तो ऐसे कॉमन जो जीन्स सभी के बॉडी में पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं और कुछ यूनिक जीन्स भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों से डिफरेंट दिखते हैं। जैसे मान लीजिए अफ्रीकन्स के डार्क स्किन कलर होते हैं, कुछ लोग छोटी आँखें वाले होते हैं, किसी लोगों की लंबी हाइट होती है, तो किसी की हेयर ब्लैक होती है, किसी की ब्लॉन्ड हेयर होती है। तो ये सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिक जेनेटिक मटेरियल। तो ये यूनिक जेनेटिक मटेरियल भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता लगाया गया। तो और उस यूनिक जो जेनेटिक मटेरियल है उसके न्यूक्लियोटाइड्स को भी सीक्वेंस किया गया और कॉमन जो जीन्स हैं उसके भी न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को भी रीड कर लिया गया, स्कैन कर लिया गया। तो मतलब जितने भी जीन्स हो, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो यूनिक हो, सभी के सभी जेनेटिक मटेरियल्स को रीड कर लिया गया, मतलब सीक्वेंस कर लिया गया। और उसके आधार पे हम बोल सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के आधार पे, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे कि हाँ, इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होगा तो उसका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, अगर इसका सीक्वेंस बिगड़ गया तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन का ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, तभी वो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा जीन। अगर इसका सीक्वेंस बिगड़ गया तो नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी जीनोम का सीक्वेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि साइंटिस्ट ने उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रख दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई सजेस्ट यू टू वॉच। ये देखने के बाद उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, तो अब वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आपने ये समझ लिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जीनोम की सीक्वेंसिंग कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो अच्छी बात है, अगर वो इनकरेक्ट है तो हम उसको करेक्ट करेंगे जीन थेरेपी का यूज़ करके। कैसे? हमने अभी पढ़ा कि जो इनकरेक्ट जीन है उसको कट करके उसको निकाल के रिप्लेस कर देंगे करेक्ट जीन के सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो ये है जीन थेरेपी। अब अगर आप पूछोगे हाँ ठीक है करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, बट कैसे? हम सभी के दिमाग में आएगा जीन के अंदर जाके क्या हम आरी से तो नहीं काटेंगे। तो उसके लिए एक टूल है, एक मॉलिक्यूलर टूल है, जीन एडिटिंग टूल है, जिसका नाम है CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग टूल है जिसका यूज़ करके हम कोई भी जीन को एडिट कर सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक डिजीज़ को ओवरकम करना हो, चाहे तो किसी इवन कुछ ऐसे जीन्स को हम एडिट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को लंबी हाइट चाहिए, किसी को बड़ी आंखें चाहिए, किसी को फेयर स्किन चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम वो भी कर सकते हैं यूजिंग दिस CRISPR-Cas9। तो सिर्फ जीन्स के डिजीज़ को ओवरकम करना नहीं, इवन हम ब्यूटिफिकेशन करने के लिए भी, जब एक बच्चा बिफोर बर्थ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तब उसके जीन्स को हम एडिट करके इवन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, डिज़ाइनर बेबी, वो एक अलग टॉपिक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि CRISPR-Cas9 का यूज़ करके हम कोई भी जीन को एडिट कर सकते हैं। तो CRISPR क्या करता है? CRISPR का काम ये होता है कि Cas9 को वो बोलेगा कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ये इनकरेक्ट सीक्वेंस वाली जीन है, इसको काटो। Cas9 को बोलेगा, वो मार्क करेगा और Cas9 वहाँ उस इनकरेक्ट जीन को काटेगा। तो CRISPR इज़ जस्ट लाइक गाइड, ये गाइडर का काम करेगा, Cas9 को गाइड करेगा। उसको कहते ही हैं गाइडर RNA, वो एक RNA है, याद रखिएगा। CRISPR-Cas9 जो टूल है वो RNA है, DNA नहीं है। तो गाइडर RNA बोलते हैं CRISPR को। और CRISPR और Cas9 दोनों एक साथ काम करते हैं। CRISPR हाईलाइट करेगा कहाँ पे काटना है, Cas9 को बोलेगा और Cas9 आके उसको काटेगा। तो जस्ट लाइक एक मार्कर और सीजर का काम करता है CRISPR-Cas9। ठीक है, Cas9 को हम बोलते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस कभी भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में ASE आता है तो इसका मतलब टू कट एनीथिंग। यहाँ पे Cas9 क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को
कट करेगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब यही न्यूक्लियोटाइड्स जो इनकरेक्ट हैं उसको कट करेगा। ये एक एंजाइम है, इसकी वजह से Cas9 को बोला जाता है न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। और क्रिस्पर को हम बोलेंगे गाइडर RNA। तो हम देख लेते हैं कि क्रिस्पर Cas9 काम कैसे करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि जीन थेरेपी में क्रिस्पर Cas9 ऐसा टूल कैसे काम करेगा। तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं कि क्रिस्पर Cas9 कैसे काम करता है। ओके, सो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम DNA का सीरीज़ है, DNA है ये। और आपको पता है DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड फर्स्ट और स्ट्रैंड सेकंड। तो स्ट्रैंड फर्स्ट में एक सीरीज़ दी गई है और स्ट्रैंड सेकंड में दूसरी एक सीरीज़ दी गई है। देखिए स्लैश आपको जो दिख रहा है ना, ये स्लैश का मतलब है स्लैश से पहले एक जीन है, स्लैश के बाद दूसरा जीन है और अगले स्लैश के बाद तीसरा जीन है। कहने का मतलब आपको पता है कि DNA कैसे बनता है, बहुत सारे जीन के चेन से मिलके बनता है एक DNA। तो मतलब कि ये अगर स्ट्रैंड फर्स्ट की बात करें तो TTAGG ये जो एक जीन है, इसके बाद स्लैश करके दूसरा जीन है CACGT, उसके बाद स्लैश करके तीसरा जीन है ACGAT। तो ऐसे 3 जीन हैं एक सीरीज़ में DNA के फर्स्ट स्ट्रैंड। DNA के सेकंड स्ट्रैंड में सिमिलरली वैसा ही है, 3 जीन से मिलके बना है सेकंड स्ट्रैंड, जो कि है AATCT /GTGCA /TGCTA। ऐसे 3 जीन मिलके एक स्ट्रैंड बना DNA का सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है। अब हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि DNA में होता क्या है कि पहला स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड एक दूसरे को बाइंड करता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि A के साथ हमेशा T बाइंड करेगा और G के साथ हमेशा C बाइंड करेगा। कहने का मतलब अगर पहले वाले में A दिया गया है, पहले स्ट्रैंड में अगर A दिया है तो नीचे वाले स्ट्रैंड में T होना चाहिए, तभी वो करेक्ट है। अगर वाइस वर्सा, अगर वो ऊपर में T दिया गया है तो नीचे A होना चाहिए, मतलब A के साथ T हमेशा बाइंड होगा। सिमिलरली G अगर ऊपर दिया गया है तो नीचे वाले स्ट्रैंड में भी C होना चाहिए, और अगर ऊपर C है तो नीचे G होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्ट्रैंड में G और C होना चाहिए, चाहे वो ऊपर नीचे कैसे भी हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको इस फर्स्ट वाले जीन में, चाहे वो स्ट्रैंड फर्स्ट हो या सेकंड हो, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रैंड सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले स्ट्रैंड में सीक्वेंस है AATCT। ध्यान से सुनिएगा, AATCT ये सेकंड स्ट्रैंड का एक सीक्वेंस है। आपने देखा पहले और सेकंड स्ट्रैंड को कंपेयर करो, A T के साथ जुड़ रहा है, A T के साथ जुड़ रहा है, फिर से A T के साथ जुड़ा, G C के साथ जुड़ा, लेकिन जब लास्ट आते आते आपको दिख रहा होगा G जो है वो T के साथ जुड़ा हुआ है। क्या T G के साथ जुड़ेगा? नहीं, T तो A के साथ जुड़ेगा और G C के साथ जुड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे म्यूटेटेड कौन सा है? T है। T म्यूटेशन हो गया, मतलब कि उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो शफल हो गया, जिसकी वजह से C की जगह पे T हो गया। तो क्रिस्पर Cas9 करता क्या है? क्रिस्पर Cas9 सही सीरीज़ में वापस लेके आ जाता है। तो आपको दिख रहा होगा क्रिस्पर Cas9 ने सीरीज़ बना दी AATCC, ये सेकंड वाले स्ट्रैंड का सीरीज़ है। मतलब ये पूरे जीन को कट करेगा, इस पूरे जीन को कट करके सेकंड स्ट्रैंड के पूरे जीन को, पहले वाले जीन को कट करके वो रिप्लेस करेगा करेक्ट वाले सीक्वेंस से। कौन से? AATCC, ये उसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से क्रिस्पर Cas9 काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ओके, सो जीन थेरेपी 2 टाइप की होती है। पहले है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड सेकेंड वन इज़ द एम्ब्रियोनिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का मतलब, सोमैटिक सेल्स इसका मतलब होता है एडल्ट बॉडी सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जब हम पैदा हो जाते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, हमारी बॉडी एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होती है, मतलब सारे ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो इस सोमैटिक सेल्स को की ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इस जो भी सोमैटिक सेल्स है उसके अंदर के जो जीन्स हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो
यूज़ किया वर्ड है वो है सोमैटिक सेल्स जीन थेरेपी। ठीक है, ये लीगल है, ये कर सकते हैं, इंडिया में भी अलाउड है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में कितने सारे बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सोमैटिक सेल्स हैं। तो क्या हम हर एक सेल के अंदर के जो जीन हैं उसको हम एडिट करेंगे, कर पाएंगे? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी करना काफ़ी हेक्टिक है, क्योंकि इतने सारे बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स, हर एक सेल को एडिट करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड वन इज़ द एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी। एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी में होता क्या है कि एम्ब्रियो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बिफोर चाइल्ड बर्थ, मतलब जब एक बेबी एम्ब्रियो वाली स्टेज में होगा, जब माँ के पेट में होता है, वूम में होता है, मदर्स वूम में, तब उस टाइम पे एम्ब्रियो वाली स्टेज में उसके जीन्स को एडिट करने की जो प्रोसीजर होती है वो है एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी। मतलब उस टाइम पे जब हमको साइंटिस्ट को पता चल जाता है, जो भी जो एडिट कर रहे होते हैं उनको पता चल जाता है कि आगे चल के ये बेबी जब पैदा होगा तो कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीज़ेस पाए जाएंगे, तो उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसको क्योर करने के लिए जो जीन थेरेपी यूज़ की जाती है वो है एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी। ये थोड़ा बहुत आसान होता है, क्योंकि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तो उसके कुछ ही सेल्स होंगे, मतलब 4 या 5 सेल्स ही होंगे। बाद में जाके वो डेवलप होके बिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो जब वो पहले स्टेज में होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, तो वो 4 या 5 सेल्स ही होंगे। तो 4 या 5 सेल्स को एडिट करने में बहुत आसानी है एज़ कम्पेयर टू द बिलियंस ऑफ सेल्स। तो प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल, बट येस ये लीगल नहीं है, क्योंकि कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एडिट करना, उसके जीन्स को एडिट करना या फिर कुछ भी एडिटिंग करना, इट्स नॉट लीगल। तो इट इज़ नॉट लीगल। आप एडिट कर सकते हैं, उसको मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं एक एम्ब्रियो के साथ, बट उसके बाद उस एम्ब्रियो का यूज़ करके मदर्स वूम में नहीं रख सकते जिससे वो बेबी पैदा हो। ठीक है, तो ये लीगल नहीं है। आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस, जीन थेरेपी के 2 टाइप जो आपको हैं वो समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइनर बेबी का। डिज़ाइनर बेबी का मतलब क्या होता है? CRISPR-Cas9 जो है टूल, जीन एडिटिंग टूल, उसका यूज़ करके सिर्फ हम जेनेटिक डिजीज़ेस को ही ओवरकम नहीं करते, इसके यूज़ से हम इवन कोई भी जीन हो, कोई भी जीन, उसको एडिट कर सकते हैं। उसको मतलब इवन हम ब्यूटिफिकेशन के लिए भी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी बेबी हो, बिफोर बर्थ जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसके जीन्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बेबी के, जो पैदा होने वाला बेबी है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसके जीन को कुछ इस तरीके से एडिट करे कि मान लो उसके स्किन फेयर स्किन होनी चाहिए, या उसकी आँखें बड़ी होनी चाहिए, शार्प नोज होनी चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी ऐसे ख़राब जो उनको जैसे भी चाहे तो उसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन ऑफ जीन कह सकते हैं इस जीन एडिटिंग टूल यूजिंग CRISPR-Cas9। तो इसका मतलब है हम डिज़ाइन कर रहे हैं बेबी को, तो वही है डिज़ाइनर बेबी। तो डिज़ाइनर बेबी का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आज तक का ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा जितना हमने पढ़ा। और हाँ, एक और चीज़, जो डिज़ाइनर बेबी है ये लीगल नहीं है इंडिया में, और वर्ल्ड में भी लीगल नहीं है। हम इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो होगा तो उसको निकाल के लैब में थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हम उसको एडिट कर सकते हैं, बट उसको वापस मदर के वूम में नहीं रख सकते। मतलब बेबी पैदा करने के लिए लीगली अलाउड नहीं है। हम चाहे तो उसको साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एम्ब्रियो को जीन एडिटिंग करके, बट येस उसका एक बेबी पैदा नहीं हो सकता, डिज़ाइनर बेबी का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। ओके, सो 2020 का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन दिया है
आज की वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल वाला IPSC, ये मैंने आपको पहले से ही पढ़ा के रखा है, आप वीडियो चेक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। ह्यूमन एनिमल काइमेरास करके वो वीडियो है, वो जाके चेक करिएगा। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैनल में, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और आंसर मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम वैक्सीन्स कवर करेंगे। आज हमने पढ़ा जीन थेरेपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी अपडेट मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हैव अ नाइस डे। बाय बाय।